स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? अच्छे हो? ऑल गुड? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था अपना? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो गए थे? तीनों लॉज हो गए थे? दो थे? कोई ना, बाकी देखते हैं। अच्छा, लास्ट टॉपिक में कोई डाउट आया किसी को? सेकंड लॉ समझाना है, ठीक है। और किसी का डाउट? एनीवन? नोट डाउट? भैया हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? उसको क्या बोला जाता है? दैट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी चीज की नेचुरल पावर, ठीक है, कि भाई अगर रेस्ट पे है तो वो कहाँ रहना चाहेगा? रेस्ट पे। अगर कीप मूविंग है तो वो क्या कर रहा है? मोशन में रहेगा, ठीक है। अनटिल और अनलेस, कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगे, ठीक है। यहीं तक था, ठीक है। देन हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, क्या बात वही, ठीक है। देखो क्या कहता है, इस सेकेंड लॉ को जानने से पहले छोटी सी बात, मोमेंटम क्या होता है? क्या चीज़? मोमेंटम। मोमेंटम इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? पी से। और ये होता क्या है? मास इनटू में वेलोसिटी, mv। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम की एसआई यूनिट, मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब इसी मोमेंटम से उन्होंने फॉर्मूला डराइव्ड किया, किसका? फोर्स का। फोर्स किसके इक्वल है? माँ के। फोर्स किसके इक्वल है? माँ के, ठीक है। अब देखो, F इज इक्वल टू माँ, है ना। मास की एसआई यूनिट क्या है? केजी। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है? न्यूटन, है ना। फोर्स का फॉर्मूला है ना। एक यूनिट में दूसरी यूनिट ऐड होती जा रही है, ठीक है, ये कह सकते हैं, है ना। तो ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, इसी से ही ये फॉर्मूला डराइव्ड हुआ है हमारा, ठीक है। पहले मोमेंटम निकाला गया था, मोमेंटम के बाद उन्होंने क्या करा? फॉर्मूले में ऐड करा, यानी डेरिवेशंस बनी। आपके डेरिवेशन है नहीं कि सोल्व दिस, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है आपके। तो सिंपल 4 ऑप्शन होंगे, फॉर्मूला पुट करो और आंसर आया समझ में। तो फोर्स इज इक्वल टू मा, ठीक है। और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? mv, ठीक है। दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट्स इट। कोई दिक्कत? अभी भी डाउट है? बताओ क्या डाउट है? हाँ, इसमें सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव्ड हुआ था भाई। हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला निकाला गया था और ये बताया गया था फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
ठीक है। अगर फोर्स बढ़ेगा तो अगर मास बढ़ रहा है ना तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, ठीक है। बस ये कुछ बातें हैं, ये कुछ मेरे ख्याल में है नहीं इतनी कुछ खास, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे बढ़े, अब आया समझ में, ठीक है। ये इतना ही है, इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, बस ये याद रखना। अब SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या क्या निकल के आई हमारी, न्यूटन। और डेफिनेशन क्या बनी, एक न्यूटन इज द फोर्स, तो न्यूटन क्या है, इज द फोर्स है डेट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन 1 kg मास, ठीक है। तो कितने kg मास में, एक ही kg लेना पड़ेगा और एक ही न्यूटन होएगा, 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन होएगा, पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होएगा, तो डेट इज नोन एज 1 न्यूटन। तो ये 1 न्यूटन की डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, जहाँ जहाँ मेनली फोर्स का जिक्र है वहाँ वहाँ आपको देखने को मिलेगी। क्रिकेट में जो कैच पकड़ी जाती है वो, ठीक है, फोर्स के बारे में बता रहा है, इंक्रीज स्टॉपिंग टाइम और रिड्यूस कर रहा है किस पे, फोर्स को। यानी अगर कोई बॉल है, मान लो तेज़ी से किसी ने शॉट मारा, तो मैं कैच करते वक्त थोड़ा सा हाथ पीछे की तरफ ले लूँगा, है ना, थोड़ा सा हाथ पीछे की तरफ ले लूँगा, क्यों, ताकि जो उसकी जो मोशन है, स्पीड है, वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। मैंने तो मेरी तरफ से क्या करा, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो लगाया, लेकिन ऐसा थोड़ी है बिल्कुल हाथ स्ट्रिक्ट रखूँगा। हाथ अगर स्ट्रिक्ट रख लूँ तो क्या होएगा, हाथ पे बहुत तेज़ लगेगी। कभी क्रिकेट खेला होगा, कभी कभी, ठीक है। अगर बॉल है, मतलब प्लास्टिक वाली बॉल है, तब भी अगर मान लो तेज़ी से हाथ मारेंगे, तेज़ी से शॉट मारा और हमने हाथ यूँ का यूँ उड़ा लिया, तब ज़्यादा जोर की लगेगी इधर, रेदर देन आपने कैच करके थोड़ा सा पीछे की तरफ बेंड कर दिया तो, ठीक है। उसने क्या करा, हमने एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स तो दिया, लेकिन कैसा दिया कि भी बिल्कुल स्लो, ताकि वो क्या हो जाए, बिल्कुल। अब अगर मान लो मैं इसका फ़ोन का एग्जांपल लेता हूँ, फ़ोन को मैं धरती पे मारूँ, धरती का सरफेस कैसा है, हार्ड, टूट सकता है फ़ोन, है ना, यही है। अगर मैंने यही फ़ोन बेड पे फेंका तो, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसके टाइम को नोट करूँ ना, तो ये मान लेते बेड है, बेड पे गिरेगा ना तब थोड़ा सा नीचे की तरफ बेंड होकर ऊपर आएगा ये, जिस वजह से ये टूटेगा नहीं। आ रहा है समझ में। इसी वजह से हेलमेट्स के अंदर जो नीचे ना फोम लगा होता है इधर, ठीक है, बाहर तो सॉलिड है लेकिन अंदर क्या लगा होता है, फोम। क्यों लगा रखा होता है, पागल है। कहीं सिर अगर आपका टकराए, पहले सॉलिड सरफेस से टकराएगा, सॉलिड से टकराने के बाद उस फोम से टकराएगा, वो फोम एज ए कुशन की तरह काम करेगा, एक तकिए की तरह काम करेगा, ताकि जब भी एक्सीडेंट हो तो ये नहीं है कि हेड खुल जाए। आ रहा है समझ में। तो इसके पीछे भी साइंस होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कुशन बेड इंक्रीज करेगा, यही सेम बता दिया था, गद्दे वाला एग्जांपल। कुछ कराटे प्लेयर क्या करते हैं, शॉर्ट इम्पैक्ट टाइम प्रोड्यूस करते हैं वेरी लार्ज फोर्स के साथ, ठीक है। कराटे में जो किक वगैरह मारी जाती है वो क्या क्यों इतनी पावरफुल क्यों होती है उनकी किक, हमारी क्यों नहीं होती, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि पावरफुल तरीके से किक कैसे मारी जाती है। आए समझ में, ठीक है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ एक सिंपल सी बात, क्या बात कहता है कि टू एवरी एक्शन, जो भी मैं एक्शन करूँगा, देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होएगा। क्या होएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। मान लो मेरी लड़ाई होगी तो सामने वाला 10 गुस्से मार रहा है, मान लो, तो मैं एक गुस्सा तो मारूंगा, एक तो लगेगा। अगर मान लो सामने दीवार ही है, लेट्स सपोज करो सामने बंदा नहीं है कोई, मुझे वैसे ही गुस्सा आया था, तो मैं दीवार को मारूंगा, तो क्या दीवार भी मुझे मारेगी, क्या मुझे फोर्स महसूस होगी,
फोर्स तो महसूस होगी। मैंने अगर प्रेस कर रहा हूँ ना मैं इसको दीवार को, तो दीवार मुझे भी प्रेस कर रही है। इट मीन्स अगर मैंने ऐसे करके घुसा मारा दीवार में, तो क्या मेरे हाथों पे ये पेन नहीं होएगा? क्या होएगा? यानी हर फोर्स में जब भी मैं किसी पे फोर्स मारूंगा, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही होगी। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, ठीक है, जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। मान लेते हैं ये पानी है पूरा सारा, ठीक है, और यहाँ कहीं ग्राउंड है। ये कोई बंदे की नाव है, ठीक है, ये कोई बंदे की नाव है, ठीक है। अब मान लो उस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ जंप करना है। जंप करने के लिए क्या चाहिए? एक्शन, कुछ ना कुछ काम करेगा, फोर्स करेगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा कि मैं इस तरफ चल जाऊं? यानी कहाँ मारेगा? नीचे की तरफ, है ना। ये फोर्स यहाँ लगी और वो कहाँ गया? इस तरफ। तो उस केस में क्या ये नाव इस डायरेक्शन में मूव होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो यही बोला जाता है कि भाई मैंने कोई भी एक्शन किया, देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आपने कर्मा के बारे में सुना? कर्मा, है ना। कर्मा कि भाई लौट के आएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये वही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, तो सेम डिटो वही है। कहता क्या है? जब कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक जो चीज है, एक्सर्ट ए फोर्स, फोर्स लगाता है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, द सेकंड ऑब्जेक्ट, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है, इंस्टेंटेनियसली एक्सर्ट ए फोर्स, तुरंत ही फोर्स लगाएगा उस पे, बैक ऑन दी फर्स्ट, पहले पे। यानी इस व्यक्ति ने किस पे फोर्स लगा के आगे गया था? नाव पे। नाव ने कहाँ करा? उसको आगे धकेल दिया। तो यानी जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ने दूसरे पे फोर्स लगाया था, वही सेम उसने क्या करा, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उस पे वही फोर्स लगाया। आया समझ में? तो थर्ड लॉ का ये वाली जो डेफिनेशन है ना, यही बार बार पेपर में आती है। क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बस इतनी है ये। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? मूव आगे करें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कहता है कि यहाँ पे जो थर्ड लॉ है उसमें एक्शन और रिएक्शन बॉडीज आपको देखने को मिलेगी। यानी जिस पर काम हो रहा है और जो वापस में रिवर्ट बैक कर रहा है उस फोर्स को, उसके बारे में जिक्र हो रहा होता है। कुछ एग्जांपल, जब हम चलते हैं किस पे? रोड पे। मान लो मैं इस पे चल रहा हूँ रोड पे, ठीक है, तो मैं जब भी इस ग्राउंड वाले हिस्से पे चलूँगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? अपने पैरों से नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, है ना, जो मुझे कहाँ धकेलेगा? इस तरफ। यानी इस तरफ डायरेक्शन में लगा रहा हूँ फोर्स, तो वो मुझे क्या कर रहा है? आगे की डायरेक्शन में मुझे धकेल रहा है। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इट मीन्स ये उस चीज़ के सब्सटेंस पे भी निर्भर करता है। अगर मैं इस ग्राउंड की जगह पानी ले लूँ तो क्या मैं पानी पे चल पाऊँगा? नहीं ना। तो पानी में क्या करना पड़ेगा मुझे? स्विमिंग। स्विमिंग क्या करूँगा? मैं हाथों से क्या करूँगा? पानी को इस तरफ धकेलूँगा। पानी मुझे कहाँ धकेलेगी? आया समझ में? सिंपल, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? एक्शन और रिएक्शन एक्ट्स कर रहे हैं डिफरेंट बॉडीज़ पे, एक दूसरे की बॉडीज़ पे, ठीक है। वॉकिंग ऑन ए रोड, ग्रेविटी। एक बात और है, याद रखना, ग्रेविटी जो है ना, इधर मैंने स्पेशल लिखा हुआ है, जो ग्रेविटी है वो एक टाइप की वर्टिकल फोर्स है ऐसी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं। हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके,
वो ग्रेविटी नहीं है हॉरिजॉन्टल की तरफ जो लगे, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ग्रेविटी वो फोर्स है जो वर्टिकल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगी आपको, हॉरिजॉन्टल नहीं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक एग्जाम्पल भी ले लेगा इसका, एक एग्जाम्पल जो आज के समय में फुल फेमस है, कौन सा? किसने किसका मर्डर किया था अभी? सिया गोयल, सुना है? सुना है क्या? जो कहीं फोर्ट पे लेके गए होंगे, उसने क्या करा? धक्का ही मार दिया, बोले बात खत्म। तो वो जब पहाड़ों से गिरा था वो कैसा? फ्री फॉल, फ्री फॉल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हाँ, तुम्हें पता पकड़े पकड़े कैसे गई थी वो? नहीं पता, मैं बताता हूँ। वो एक्चुअली ना झूठ बोल रही थी, उसकी सिस्टर ने है ना जब दूसरी बार पूछा ना कि भाई हुआ क्या यार, एक बार बता तो सही, ऐसे कैसे हो गया, तो उसने थोड़े से वर्डिंग चेंज कर दिए थे और उसकी सिस्टर को हो गया था शक, जो लड़का है ना, ठीक है। तो उसने फिर बाद में पुलिस वाले से पूछा, तो पुलिस वालों ने क्या करा, पुलिस वालों ने कहा कि भाई अभी है ना वो जो लड़का है ना वो जिंदा है, होश में आने ही वाला है, तो उसको लगा कि भाई अब तो फंस जाऊंगी, तो उसने खुद ही कह दिया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे धक्का मारा था, ठीक है। एक्चुअली में वो मर गया था, पुलिस वालों को भी पता था, उसके घर वालों को भी पता था, लेकिन वो लड़की को नहीं पता। लेकिन जब तक 4-5 दिन वो रहे, 4-5 दिन जब तक मतलब उनके कार्यक्रम चल रहा था, तब तक वो जो घर वाले थे उनको यही बिलीव था कि भी पढ़ के गिर गया होगा। देखो झूठ है ना, वो एक ना एक दिन आना ही होता है बेचारे का, ठीक है। तो मारना गलत है, देखो जो चीज़ है ना है तो ना है, हाँ है तो हाँ है, मारना गलत है। उसने शायद सुनने में ये भी आया कि भी पहले भी ट्राई करी थी, पहले भी धक्का दिया था, तो ये कह दिया था कि सांप आ गया मैंने तेरे को बचाया था, ठीक है। तो वो जो फ्री फॉल महसूस किया वो वही महसूस करता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है? गन रिकॉयल। ये क्या है? मान बंदूक मतलब चलाई तो नहीं होगी, चलाते हुए देखा जरूर होगा फिल्मों में ना, है ना। वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं बंदूक को और ऐसे मारते हैं, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, जो उनके पास होती है ना वो नकली गन होती है, वो तो उनका हाथ तक नहीं हिल रहा होता, जो हीरो होता है ना उसका हाथ भी नहीं हिल रहा होता। लेकिन एक्चुअल में जब आप गन को रिकॉइल करके शूट कर रहे होगे, तब गन की गोली इस डायरेक्शन में जाएगी, आपका हाथ बैक डायरेक्शन में जाएगा। तो एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कोई रॉकेट है उसका मोशन, ठीक है। जंपिंग फ्रॉम बोट और बैलून एक्सपेरिमेंट, ये सारे के सारे क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स के एग्जाम्पल है। इसके अलावा यही सेम रिकॉइल वाला ये पेपर में बहुत बार आता है। क्या आता है कि जो गन रिकॉइल है इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन, तो कौन सा है? थर्ड। यही पेपर में बार बार आएगा, यही, और आता भी यही है, ठीक है, क्योंकि ये उनका फेवरेट है। इसमें बुलेट क्या होएगी? मूव होएगी फॉरवर्ड, और जो गन होएगी वो क्या होएगी? बैकवर्ड। बिकॉज किसके कारण? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण। ये क्या है? मोमेंटम क्या था? मोमेंटम क्या था अभी बताया मैंने, मास इनटू में वेलोसिटी, और एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है। एक बार इतना यहाँ तक राइट कर लो, यहाँ तक हो गया तो हम मूव करते हैं आगे की तरफ, ठीक है। एक बात और ये भी है कि सुनने में ये आया था, जब वो सिया गोयल जो है वो अपना बयान दे रही थी ना, कहते वो तो गंजा था, तो इसको लेके भी थोड़ा बवाल हुआ कि भाई गंजा था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले बोलती ना, या तो पहले कह देते कि भाई ना है, भाई ना है।
बाद में वो क्या था, उसके जो एक बॉयफ्रेंड था वो उधर वहीं उसी होटल में आया हुआ था उससे मिलने के लिए। जब सीसीटीवी फुटेज वगैरह मिली तब और ज़्यादा शक हो गया था। ये सीसीटीवी फुटेज जो है ना वहाँ की पुलिस वालों ने निकाले थे, और दूसरा उसके जो कॉल की रिकॉर्डिंग थी वो भी। ठीक है, तो ये भी एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं। और जो लोहगढ़ फोर्ट था उसमें लोग वहाँ घूमने गए हुए थे अभी, पता है, जो उनकी छुट्टियों में वहीं है। और जो वहाँ पे जो चौकीदार वगैरह उन सब पूछते हैं, जो वहाँ की रखवाली करते हैं, कि भाई सिया ने कहाँ धक्का दिया था। लोगों ने वहाँ जाके वीडियो बनाई है कि देखो गाइस यहाँ जाके धक्का दिया। तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी पॉसिबल, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के काबिल हो गए आज के टाइम में। ठीक है, डन यहाँ तक, करें आगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, देखो मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, पहले इधर समझ लो। कोई भी दो चीज़ें हैं, लिखना बाद में, कोई ना टाइम दे दूंगा। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास अलग अलग है ना, मास अलग अलग है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि कोई भी जो दो चीज़ है ना, टकराने से थोड़े से सेकंड पहले, टकराने से थोड़े से सेकंड पहले और टकराने के बाद इनका मोमेंटम सेम होएगा। मैंने कुछ सेकंड का फ़र्क बताया है। ठीक है, कोई भी दो मास हो, कोई भी, देखो दोनों का मास अलग अलग है, इसका भी मास अलग है, ये बहुत हल्का है, ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है। ठीक है, दोनों का मास क्या है, अलग अलग। कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हो आप, लेकिन कहाँ से, इतनी दूर से नहीं करना कैलकुलेशन, कहाँ से करनी है, बिल्कुल पास से, टकराने से पहले और टकराने के बाद, इतना तक। तो दोनों का मोमेंटम क्या होएगा, सेम होएगा। तो डेट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, क्या कहता है मोमेंटम, हाँ सॉरी मोमेंटम। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि टोटल जो मोमेंटम हो रही है टकराने से पहले, बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, वो हमेशा इक्वल होएगी किसके, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बस उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी, हमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं देनी। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला निकल के आता भाई। फॉर्मूला है क्या, ये जो एम ए लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो ए है। यानी मैंने मान लिया था, ये पेन मान लिया था, पेन का मान लेते हैं मास। ठीक है, और एम बी क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, बी यानी क्या, मैंने क्या माना था, फोन। ठीक है, और ये यू क्या है, यू ए, मतलब यू ए का मतलब क्या है, इस ये जो ऑब्जेक्ट है पेन है, इसकी वेलोसिटी इनिशियल, स्टार्टिंग की, यानी टकराने से पहले, इनिशियल यानी कि बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले, टकराने से पहले क्या कहलाएगा, यू ए। ठीक है, और ये भी फोन टकराने से पहले क्या कहलाएगा, यू बी। आ रहा है समझ में। ठीक है, अब दोनों के दोनों क्या हुए, टकराए, तब क्या हुआ, इनिशियल की बजाय क्या आ जाएगा अब, फाइनल। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, वी कर देना, बस, बाकी सेम है। एम ए वी ए प्लस में एम बी वी बी, आसान है। ठीक है, क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मास कुछ मर्जी हो, टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों का मोमेंटम क्या होएगा, टोटल मोमेंटम क्या होएगा, सेम। ठीक है, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, करो, राइट करो।
कुछ कंडीशंस हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, क्या कि जो सिस्टम है वो अलग होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए। दूसरा क्या है, कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर ना लगाऊं मैं, बस ठीक है, कि भी अलग होना चाहिए। और दूसरा मैं एक्सटर्नली कोई बाहर से और फोर्स ना दूँ, तभी ये काम करेगा, वरना नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, एनी डाउट? ठीक है, करें, मूव अहेड। कुछ नहीं, अभी सिंपल इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, शायद एंड हो गया ये चैप्टर। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास के इक्वल। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। मास की ऐसा यूनिट क्या है, मोमेंटम की किलोग्राम मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट लॉ को क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फोर्स क्या चेंज कर सकता है, मोमेंटम। हाँ, मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। फ्रिक्शन क्या होता है, जो अपोजिट होए किसके, मोशन के। जो हैवी बॉडी हो, जिसका वजन ज़्यादा होएगा, उसका इनर्शिया भी क्या होएगा, ज़्यादा। एक्शन और रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन ए सेम बॉडी, मतलब खुद पे ये एक्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा क्या है, नो एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या कहलाएगा, मोमेंटम कंजर्व। कुछ फ्रीक्वेंटली कि भाई सीट बेल्ट्स क्यों यूज़ करते हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं कि भाई डस्ट कम्स आउट फ्रॉम द कारपेट, कारपेट से डस्ट कैसे आ जाते हैं। लगेज टाइड ऑन बस रूफ, बस की जो छत है उस पर लगेज क्यों बांधे जाते हैं, ड्यू टू इनर्शिया के कारण, है ना। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलो वो नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, मैं नेक्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस करूँगा। वो ग्रेविटेशंस के रिगार्डिंग है कि भाई अगर अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो यानी तो वो मोशन में है, हमें फील क्यों नहीं होता। आपको फील हुआ कि धरती घूम रही है, आप मास देखो अपना कितना है, सेम यही एग्जांपल शो कर रहा है ना। आपका मास शायद इतना ही होगा, और धरती कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी, आप शायद ना के बराबर ही हो। आ रहे समझ में, इनर्शिया अर्थ का बहुत ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में। ठीक है, इस वजह से हमें पता ही नहीं लगता। वाई पैसेंजर फॉल बैक, और बस यही, वाई पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड। एक क्वेश्चन है भाई, करके दिखाओगे। एक ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल क्या हो गया, करो सोल्व करो, यू हैव 1 मिनट टू सोल्व दिस, फटाफट। विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ कितनी, 400 मीटर, एस दे रखा है, इन कितने 20 सेकेंड टाइम दे रखा है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, पहले एक्सेलरेशन निकालना है ए। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ मास, फिर क्या निकालना है, फोर्स। F इज इक्वल टू एम ए, मास दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालो और फाइंड आउट करो। क्या आंसर आ रहा है बताओ फिर, फटाफट। आंसर नहीं, सॉल्यूशन करके देखो, ट्राई करके देखो। सॉल्यूशन कर लिया, हमें कल स्टार्ट करना था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टाइम बचा हुआ अपना 10 मिनट है ना, आप जो नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, किसी को दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी यू क्या हो गया हमारा, 0। ठीक है, रोल डाउन ए हिल विद एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इट ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ, यानी एस दे रखा है कितना है, 400 मीटर, और टाइम दे रखा है कितना, 20 सेकेंड। फाइंड दी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई में t। ठीक है ना।
लेकिन इससे थोड़ी निकलेगा, इसमें तो u और t हमें दिया हुआ है, दो चीज़ें हम क्या निकाल पाएंगे, नहीं ना। दूसरा क्या तरीका है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, क्या इससे निकल जाएगा, इसी से ही निकलेगा। करके देखो सोल्व फटाफट, ठीक है। s हमें दिया हुआ है कितना है 400, u 0 है तो t क्या हो जाएगा 0, प्लस में हाफ a हमें निकालना है, t कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई में है तो 400 का इंटू में 2 कितना हो जाएगा 800, और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 डिवाइड में कर दूं कितना आ गया, एक्सेलेरेशन क्या होगा 2 के करीब आया, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द फोर्स बतानी है, तो फोर्स क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्या है ma, फोर्स कितनी है 7000 है, एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो इसमें कितना आ गया 14000 न्यूटन की, तो ये फोर्स आ गई हमारी। क्या 14000 ऑप्शन में कहीं है, 1 2 3 इन ऑप्शन में है ही नहीं, 14000 किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 3 कर दो, बस बात खत्म, ठीक है। जब एक सॉल्यूशन निकल जाए ना तो आप 4 ऑप्शन तुरंत देख लो, उसके बाद यू निकालने की जरूरत नहीं है, यानी ये जो वी निकाला है ना इन्होंने, जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है, आ रहे समझ में, क्योंकि दोनों तरफ से आप चाहे वी निकाल लोगे, अगर ऑप्शन में एक ही जगह शायद 2 दिया हुआ है, हाँ यहाँ 2.5 है, यहाँ 1.5 है, या 2.5 है, यानी ये दो ऑप्शन में तो आपको सेम से वी मिल रहे हैं। एक्सेलेरेशन हमने निकाल ही लिया, ठीक है, एक्सेलेरेशन हमने निकाल ही लिया, ठीक है। यानी ये जो सॉल्यूशन है ना अपना यहीं तक हो जाता, इट मीन्स, ठीक है, अपन ने वो जानबूझ के धक्के से और बढ़ा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, आसान है, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 13 सितंबर 2025 का, कोई दिक्कत, आसान है क्वेश्चन। अब यूँ मत कहना सर आपके यहाँ करते हैं ना तो हो जाता है, घर जाके करते हैं तो नहीं होते, घर जाके रिवीजन करो भाई। अभी हमारा जो टॉपिक है डेट इज़ ग्रेविटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। क्यों, देखो मैंने अभी बात बताई थी कि जो मून है, अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना, मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो कोई ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि भाई कि मून कहता है यार रोज़ ही तेरे चक्कर लगा रहा हूँ, रहने दूँ, क्या करूँगा रोज़ ही, है ना। आप भी कहीं रोज़ जा रहे हो तो इट मीन्स आपका भी मन ये हो जाता है यार आज वहाँ नहीं जाते, हो जाता है कि नहीं हो जाता, होता है ना। मान लो आप स्कूल कॉलेज जा रहे हो, बोले यार आज नहीं जाते, छोड़, टेस्ट है वगैरह नहीं देते, यही होता है। लेकिन ये जो प्लेनेट है ये ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ऐसा थोड़ी है कि रूट के बोला वहाँ जा रहा हूँ मैं तो मना लियो, मैं नहीं आ रहा। कभी ऐसा सुना है कि भी मून आज बोला मैं नहीं आता यार, छोड़, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, डेट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशन। यही हमारा टॉपिक है आज, सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि इस पूरी यूनिवर्स में वो फोर्स बाय विच हर एक ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, ठीक है, एवरी अदर ऑब्जेक्ट, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, दैट फोर्स इज नोन एज, क्या कहलाता है, ग्रेविटेशन। आपने बचपन में पतंग तोड़ाई होगी,
या भी उड़ाते हो? हाँ, तो वो जो धागा है, धागे को पत्थर के बांध के ऐसे भी घुमाया होगा कभी ना कभी, है ना? तो वो है क्या? वो जो पत्थर है आपने उस धागे के घुमाया, यूं करके घुमाया, और वो कैसे घूम रहा है? बिल्कुल ऐसे। यानी उस वो जो पत्थर है जाने को वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ भी, लेकिन कब? जब आप छोड़ोगे। लेकिन कोई ना कोई फोर्स तो थी, यानी सेंटर में आपने फोर्स लगा रखी थी जिस वजह से वो रोटेशन पे था, है ना? ऐसे ही सन है। सन क्या है? सेंटर में, और बाकी प्लैनेट क्या कर रहे हैं? उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, यही है। लेकिन जो सन है वो छोड़ ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है? वो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। एक्चुअल में दो टाइप की फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो टाइप की फोर्स कौन कौन सी होती है? ये तरह लिख लिया ना, एक बार मैं आपको फोटो होगी वो दिखाता हूँ। ये नूनू मुन्नू दिख रहा है, छोटा मोटा बच्चा, ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेचारा, और उसके एक्सपेरिमेंट से कुछ समझते हैं आपका, ठीक है? थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसने क्या किया, ये एक धागा है, धागे से इस बॉल को क्या कर रखा है? बांधा हुआ है, ठीक है? सेम वही जो आपने पत्थर के साथ बांधा हुआ था, ठीक है? एक सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ये वो फोर्स है जो आपने सेंटर की तरफ से घुमाने में लगा रखी है। आ रहा है समझ में? ठीक है, लेकिन उसको बाहर भी तो कोई ना कोई अट्रैक्ट कर रहा होगा। हाँ, जैसे ही छोड़ोगे तो वो उस डायरेक्शन में चला जाएगा, तो डेट इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कब? जब आप उस बीच वाली सेंटर को हटाओगे, यानी सेंटर की जो फोर्स है आपने उसको हटा दिया, उसके बाद वो क्या करेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स शो करेगा। ऐसे ही सेम सन है हमारा, वो सेंटर में एक फोर्स लगा रहा है, डेट इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है? लेकिन वो छोड़ ही नहीं रहा, ठीक है? हमने तो क्या करा, घुमा के फिर छोड़ दिया, तो वो एक डायरेक्शन में चला गया। सन जो है कंटिन्यूसली ये सेंट्रीपिटल फोर्स को मेंटेन करके रखता है, जिस वजह से ये जो प्लेनेट है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। आया समझ में? अगर सन के पास ये पावर ना हो तो मेरे ख्याल में कोई प्लेनेट कहाँ, कोई कहाँ, कोई कहाँ, और हम पता नहीं कहाँ। ये रियलिटी है, ठीक है? आया समझ में? तो एक जो फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगती है, डेट इज सेंट्रीपिटल, और जो सेंटर से दूर लगती है, डेट इज फ्यूगल, ठीक है? दो फोर्स है, हो गया हमारे यहाँ, ठीक है? अब बेसिक की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ये वो फोर्स है जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट कर पाती है ऑब्जेक्ट्स को टूवर्ड्स इटसेल्फ, कि भाई मेरी तरफ आओ। आपने कभी सुना है कि भाई वहाँ एक महाराष्ट्र में ना एक लूनार लेक है? मैं बताता हूँ आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट। महाराष्ट्र में एक लूनार लेक है, वो बनी कैसे? जो अर्थ का जो सरफेस है ना, उससे कोई मीटेओराइट टकराया, टकराने के बाद वो धरती के अंदर घुस गया, ठीक है? अर्थ के चारों तरफ रोटेशन कर रहा था, लेकिन क्या करा? बाय मिस्टेक उसने क्या करा? अर्थ के जो सरफेस है, एटमॉस्फेयर है, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसको क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, जिस वजह से वो क्या आ गया? धरती पे आ गया। उसने ना एक गड्ढा कर दिया। इंडिया में महाराष्ट्र एक मेन एग्जाम्पल है इसका, कि भाई जो मीटेओराइट्स टकराते हैं, है ना, एस्ट्रॉयड मीटेओराइट्स वगैरह ये टकराते हैं, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल उनमें भी है। क्यों? अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, लेकिन कोई ना कोई उसको रिपेल भी कर रहा है, दूर रहे, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है, तो जिस वजह से वो मेंटेन रहता है। आ रहा है समझ में? इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ, और इसी वजह से सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। सेम फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस मोशन।
मतलब सारे के सारे जो मोशन है ग्रेविटेशन यानी यूनिवर्स के रिगार्डिंग, तो वो कौन देखता है? दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ये लिख लिया। अब आता है न्यूटन, एक बार लिख लो फटाफट, फटाफट लिख लो। सेम वही कहानी, एक सेब था, उसकी सिर पे गिरा, जिस वजह से उसके दिमाग के बत्ती चस गई। ठीक है, उसने बताया कि भाई ये सेब मेरे सिर पे ही क्यों गिरा, उसके सिर पे क्यों नहीं गिरा। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन तो बहुत सारे राइज हुए, बच्चों के ही भी क्वेश्चन थे। बोले सर इतने साल से वो मतलब खाना खा रहा था और खाना जो जा रहा था वो कहाँ जा रहा था? नीचे ही जा रहा था, आसमान में थोड़ी तैर रहा था, तो वो क्यों नहीं सोचा उसने, है ना? तो बच्चों के भी क्वेश्चन थे। तो एक्चुअली में तो कहानी तो यही है कि उसके सेब गिरा तभी उसके ध्यान आया कि भाई ये है, उसके बाद से उसने थ्योरीज वगैरह देनी स्टार्ट की। देखो कुछ काम, कुछ जो मतलब काम होता है ना वो पेटेंट का भी होता है। पेटेंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई मान लो मैंने कोई चीज़ डिस्कवर करी है और उस पर काम किया है तो मैं उसको पेटेंट करवा लूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। जैसे दवाई जो होती है ना, दवाइयाँ जो होती है वो पेटेंट होती है, तो पेटेंट होने के बाद क्या 10 साल तक तो मैं ही बेच पाऊँगा, मेरे अलावा कोई और नहीं बेचेगा। लेकिन कोविड से थोड़ा सा पहले थोड़ा सा बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा कि भाई कुछ जो असेंशियल मेडिसिन है वो बना सकते हैं जो किसी की लाइफ को बचा सके। ठीक है, लेकिन पेटेंट का थोड़ा बहुत, जैसे मान लो मैंने अगर कोई दवाई बनाई है और करमजीत है कोई, उसने क्या करा कि भाई उस दवाई का पेटेंट के मतलब और कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो असेंशियल थी रूल रेगुलेशन के हिसाब से, लेकिन करमजीत को जितना प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ हिस्सा मेरा बनता रहेगा। ठीक है, पेटेंट का ये फ़ायदा भी है। जैसे अपनी जो हल्दी है, टर्मरिक है, अमेरिका बोला कि हमने पेटेंट करवा रखी है, हमारे नाम है ये, आया समझ में? तो पेटेंट करवाने से अब उनके नाम है, लेकिन कई दिनों तक टसल चली। इंडिया तो अपने आयुर्वेदा में, ऋग्वेदा में, इनमें जिक्र है इसका, टर्मरिक का, हल्दी का जिक्र है कि नहीं? हाँ, तो पेटेंट करवाने के बाद इनका नाम सबसे ज़्यादा हाईलाइट होता है, ये चीज़ ध्यान रखना, पेटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसैक न्यूटन है, उसने ऑब्जर्व करा था क्या कि उसकी सिर पे सेब गिरा। उसने क्या सोचा, कहता है कि अगर अर्थ जो है अट्रैक्ट कर रहा है एप्पल को यानी सेब को, देन कैन अर्थ अट्रैक्ट मून ऑल्सो, क्या सेम ही ऐसे मून को अट्रैक्ट करता है ना? क्वेश्चन था ये। तो उसके बाद उसने कंक्लूडेड, मतलब सोचा, बताया कि कुछ फोर्स है, सम फोर्स एक्ट बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट, जो सारे ऑब्जेक्ट के बिटवीन में है। एनी ऑब्जेक्ट इन द एंटायर वर्ल्ड विल ऑलवेज अट्रैक्ट सम अदर ऑब्जेक्ट, कि दूसरे और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और उसने उसी का इनाम क्या रखा? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? न्यूटन। ठीक है, कौन थे? इस पूरे लैंग्वेज में सिर्फ यही बात है कि भी न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया, और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कंट्रीब्यूशन क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताने के लिए, लॉज ऑफ मोशन को बताया। ठीक है, कैलकुलस को बताया, टेलीस्कोप डिज़ाइन, इसके बारे में भी किसने काम करा था? न्यूटन ने। किसने काम किया था? न्यूटन ने। ठीक है, कुछ बातें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो हमेशा हमेशा एक पुलिंग फोर्स है, किसी को पुल करने वाली। ठीक है, किसी को पुल करने वाली फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, किसी भी चीज को पुश नहीं करेगी। ठीक है, और इट इज इनविजिबल फोर्स, हमें दिखाई नहीं देती। वी कैन सी द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, हम ग्रेविटी के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देती, यानी इनविजिबल है।
ये फोर्स कैसी है, इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन हम क्या कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? आज के लिए इनफ है। ठीक है, आप सबके मुंह से पता लग गया था इनफ है। ठीक है, थक जाते हो तुम लोग है ना, हाँ दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी भी बच्चे को डाउट है? ठीक है, कल मिलते हैं एनर्जी के साथ, कुछ खा पी के आइए अच्छे से। ठीक है, डन। ठीक है, थैंक यू। एट 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 5 हाँ 700 800 28 व्हाट्सएप कर दो नाम और जो बैच का टाइम।